गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सब लोग मॉडर्निज़्म पढ़ चुके हैं और इसी सीरीज़ में जो अगला टॉपिक है वो पोस्ट मॉडर्निज़्म का है। पोस्ट मॉडर्निज़्म भी इम्पोर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं इसके, मैं सिलेबस में देख रहा था पीजी के स्टूडेंट्स के लिए। तो इतिहास में इस पोस्ट मॉडर्निज़्म के सारे एस्पेक्ट देखेंगे हम, इसकी आलोचना भी और इसका रूप भी। तो जैसा कि आपको सबको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार जब ख़त्म हुआ 1945 में, तो वर्ल्ड वार के ख़त्म होने के बाद में जब भी विश्व युद्ध ख़त्म होता है तो विश्व युद्ध में दो तीन चीज़ें आती हैं कि एक तो लोगों में हताशा होती है, जनमानस की बड़ी हानि हुई और बहुत ज़्यादा हताशा हुई, लोगों को निराशा लगी हाथ, और उन्होंने जीवन की क्षणभंगुरता पे विश्वास किया और उन्हें लगा कि जीवन में जो एब्सोल्यूट सत्य है या जो जिसको हम मानते थे, इवन भगवान को भी मानते थे या धर्म को मानते थे या राजनीति को मानते थे, उन्होंने कहा कि सब के सब जो हैं वो अस्थायी हैं और वो टूल हैं। वो राज्य के भी टूल हो सकते हैं, वो पादरियों के टूल हो सकते हैं, वो शिक्षाओं के भी टूल हो सकते हैं, वो एक तरह से पूंजीपतियों के टूल्स हो सकते हैं। इन्होंने कहा कि ये जितनी भी संस्थाएं दुनिया में बनी हैं, राज्य से लेकर और ग्राम तक, ये सारे एक तरह से टूल्स हैं टू रेगुलेट द पॉलिसी ऑफ द मेजोरिटी। बहुसंख्यकवाद को अल्पसंख्यक वालों पे अपना पक्ष थोपने का एक माध्यम है बस, और इसीलिए आदमी का शोषण होता आया है और आदमी जो है इसी इसका शिकार होके इसी प्रताड़ना में मरा जा रहा है कि मैं इस आइडियोलॉजी पे हूँ। तो पता चलेगा आपको कि अब वर्ल्ड वार के बाद सब जो थ्योरीज हैं, मैं बताता हूँ, फर्स्ट या सेकेंड वर्ल्ड वार, दोनों थ्योरीज में एक्सप्लोजन ऑफ द आइडियोलॉजीज है, मतलब विखंडन है एक तरह का, और बिखराव है और प्रस्फुटन है। प्रस्फुटन कहते हैं, एक्सप्लोजन मतलब बहुत सारी विचारधाराएं लागू कर दी गई और ये कहा कि ये नहीं, ये उदारवाद सही नहीं है, अब समाजवाद लाओ, समाजवाद सही नहीं है, अब पूंजीवाद लाओ, पूंजीवाद नहीं है, अब मार्क्सवाद लाओ। तो ये एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है और एक्सपेरिमेंटेशन यूरोप में कम से कम भी 100-150 साल से चल रहा है, दुनिया में भी। तो लेकिन अब इस एक्सपेरिमेंट पे खरा कोई नहीं उतरा। तो अब इन्होंने कहा कि भाई आदमी एक तरह से, उसने कहा अल्ट्रा मॉडर्निस्ट ने, कि आदमी की डिग्निटी, आदमी का जो एक तरह से सम्मान है, वो सारी विचारधाराओं पर कमज़ोर हुआ है और सारी विचारधाराएं जो हैं वो सामूहिक हैं, समूह को लिए बनाई गई हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए ये नहीं बनाई गई। और हमें जो व्यवस्था चाहिए वो ऐसी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति मस्तिष्क और उसको आइडेंटिटी को पहचाने और प्रत्येक व्यक्ति को पहचान दिलाए उसकी। समूह से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो एक प्रसिद्ध फिलोसफर हुए हैं कि कामू, जिन्होंने कहा है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ द अनदर पर्सन इज हेल फॉर मी, यानी कि मेरे लिए दूसरे व्यक्तित्व का अस्तित्व ही नरक के समान है। तो इसका मतलब ये है कि आदमी के लिए बाधा बनता जा रहा है, और ये बाधा जब टूटेगी जब आदमी को पूर्ण रूप से उसकी गरिमा में रखा जाएगा जब वो चाहता है। वो इनर कॉन्शियसनेस क्या है, मतलब एक तरह से इसको कहते हैं इनर कॉन्शियसनेस, या एक तरह से मनोविश्लेषणवाद, जो फ्रायड भी कूद गए इस मैदान में और उन्होंने कहा कि आदमी एक मनोविश्लेषणवाद का या एक मानसिक उसका जो है गुलाम है, अपनी कुंठाओं का और अपने विचारों का, इसलिए उनको बाहर लाने दीजिएगा। तो अब ये जो प्रयोग चल रहे हैं नए नए, उन्होंने देखा कि सारे प्रयोग असफल हो चुके हैं। अब ये जो फिर आया कि अब आइडियोलॉजी का भी एंड है, एंड ऑफ द आइडियोलॉजीज। कोई भी आइडियोलॉजी मानव की विशिष्ट गरिमा को पूरी नहीं करती। तो पहले तो एंड ऑफ आइडियोलॉजी आया, और दूसरा उसने कहा कि आइडियोलॉजी का अंत करके हम जो हैं इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद पे बल देंगे, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाएंगे, व्यक्ति क्या है उस पर करेंगे। फिर दूसरा आया एंड ऑफ द हिस्ट्री। अब ये फुकुयामा का दिया हुआ टर्म है और बड़ा प्रसिद्ध भी है कि एंड ऑफ द हिस्ट्री, या इतिहास का अंत घोषित कर दिया इन्होंने। तो इतिहास का अंत ऐसा नहीं है कि इतिहास लिखा जाना बंद हो गया, बल्कि इतिहास के अंत का मतलब ये है कि ऐतिहासिक पुरुष नहीं होते, अब ऐतिहासिक युग नहीं होते, ऐतिहासिक घटनाएं नहीं होती। उन्होंने कहा कि चूंकि अब एक
सामूहिक हीरो या सामूहिक नायक या सामूहिक एक तरह से राजा या एक इनका अंत हो चुका है। अब हम विखंडन के सिद्धांत पर चल रहे हैं, एक यूनिट के सिद्धांत पर चल रहे हैं, छोटी छोटी यूनिट बना दी गई हैं। तो अब इस दुनिया में इतिहास जो है वो ऐसे नहीं लिखा जाएगा। एक महाकाव्यात्मक इतिहास या महाआख्यानात्मक इतिहास जिसको बोलते हैं कि पूरा इतिहास साहब एक ही राजा को समर्पित है, वो 50 साल राज कर रहा है, आख्यान लिखे जा रहे हैं लंबे लंबे। उन्होंने कहा कि एंड ऑफ हिस्ट्री ये है कि छोटी छोटी घटनाओं को भी या छोटे छोटे लोगों को भी या छोटे छोटे विचारों को भी अब जगह मिलेगी। और इसी तरह से ये धीरे 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 इसी क्रम में चलता आ रहा है। और उन्होंने कहा कि अब नैरेटिव हिस्ट्री आएगी, प्लस जो हिस्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव रूप है, ये देखिए आप कि अब क्या है, इतिहास एक अकबर था, उसने उस काल में राजा किया, वो महान था। एक अशोक था, उसने उस काल में राज्य किया, वो महान था। तो अब ये सारे के सारे क्या है, ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री हैं और फैक्ट हैं। तो इन्होंने कहा कि ये जो फैक्ट हैं, ये तो ईएचकार वाली बात हुई कि इतिहासकार जो चाहता है वो अपने फैक्ट से बुलवा देता है और इतिहासकार उन्हें अपने दिमाग से लिखकर हमारे सामने रख देता है और वो हो गया इतिहास। इन्होंने कहा कि नहीं, ये इतिहास नहीं है। इतिहास कभी ऑब्जेक्टिव हो ही नहीं सकता। इतिहास एक बहुत सारे एक तरह से व्याख्याएं लाता है, इतिहास बहुत सारे नज़रिए लाता है। और इतिहास को देखने का ढंग मुंडे मुंडे मति भिन्ने, अथवा हर आदमी इतिहास को अपनी नज़रों से देखता है। उसे भली भांति पता है कि मेरे लिए फ़ायदेमंद क्या है और दूसरे के लिए फ़ायदेमंद क्या है। तो इतिहास का एक तरह से उन्होंने कहा कि इट कैन नॉट बी ऑब्जेक्टिव एट ऑल। ये पूर्णतः एक मानव शास्त्र है और मानव के बहुत रूप हैं। और मानव जो है कभी भी किसी एक दायरे में, एक विचारधारा में, एक देश में, एक गांव में, एक समाज में बंद कर नहीं जाता। मानव का एक स्वच्छंद रहने का आचरण है और मानव स्वच्छंद रहना चाहता है, लेकिन व्यवस्थाएं उसे जो हैं वो स्वच्छंद नहीं रहने देती। तो अब ये दूसरी बात है। अब एक बात और है इसमें, इन्होंने दिया कि असहमति का सिद्धांत भी बहुत बढ़िया है इनका, कि मैं इसलिए, उसने कहा कि हम ज़्यादातर लोग जो हैं सहमत कराए जाते हैं, है नहीं। व्यवस्था ही ऐसी बनी है कि हमको पूर्ण मान्यताओं पर रहना पड़ता है और जो अलग होना चाहता है तो उसका दमन किया जाता है, उसका जो है ब्रेन वॉश किया जाता है। उन्होंने कहा कि जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो सारी की सारी जो हैं वो बहुसंख्यकवाद के पक्ष में है। इसलिए अगर आप इंडिविजुअल आंकड़े निकाल के दिखाइए तो पता ये चलेगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सारे लोग आपके साथ ही नहीं रहना चाहते और बहुत सारे लोग जो हैं आपसे एक तरह से विद्रोह रखना चाहते हैं। जबकि उन्होंने कहा कि हम इसका भी वो करेंगे निपटारा, और निपटारा ये होगा कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी सोवेरेनिटी खुद रखता है और अपनी रैशनैलिटी खुद रखता है। तो तर्क को और सोवेरेनिटी को, मतलब कि एक ज़रूरत से ज़्यादा इन्होंने किया कि अब वो है कि हर आदमी को तर्क का वो दिया जाए, एक तरह से तर्क रखने का स्वतंत्रता, और रेशनलिटी और सोवेरेनिटी संप्रभुता दी जाए। एवरी इंडिविजुअल इज सोवरीन इन हिमसेल्फ, मतलब हर आदमी अपने आप में अपना स्वतंत्रता का नायक है, वो सोवरीन है, उसके ऊपर आप राज नहीं कर सकते। तो ये सारी विचारधाराएं फेल हो चुकी हैं। कोई विचारधारा जो है सत्य के लिए नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि सत्य है क्या, सत्य एक तरह से ये अफर्मेटिव टर्म नहीं है, ये एक रिलेटिव टर्म है। सत्य जो है वो बदलता रहता है। किसी पीढ़ी के लिए कोई बात सत्य रही थी। जैसे मैं नैतिकता की बात करूं, नैतिकता भी एक तरह से रिलेटिव टर्म है, ये भी अफर्मेटिव नहीं है कि कल नैतिकता रही होगी कि शादी 4 कर लेते हैं, आज नैतिकता यह है कि एक ही शादी करनी है, कल को वो नैतिकता शायद बदल जाए, 2 शादियों की इजाज़त हो जाए। तो उन्होंने कहा कि इस समाज में, चूँकि समाज जो है वो बहुत गतिमान है, बहुत गति से चलता है, आप कभी भी किसी भी एक ट्रेंड को पकड़ के 1000-1500 साल तक नहीं रख सकते। अगर रखेंगे तो क्लैश होगा, पीढ़ियों का क्लैश ऑफ द जनरेशन्स होगा, क्लैश बिटवीन द पर्सन्स होगा, व्यक्ति के बीच में, आम आदमी के बीच में, सब में जो है वो क्लैश होते चले जाएंगे। और ये विखंडन का भी सिद्धांत है। विखंडन का सिद्धांत ये है
कि आदमी समाज जो है वो यूनिटों में टूटता है और यूनिट से फिर और छोटी छोटी यूनिटों में टूट जाता है। तो इन्होंने विखंडन के सिद्धांत को भी महत्व दिया। अब ये तो इसके एक तरह से आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट थे उत्तर आधुनिकतावाद में। और उत्तर आधुनिकतावाद, हालांकि मैं बता दूं, संशयवादी भी बहुत है। संशयवादी मतलब हर व्यवस्था पे ये लोग शक करते हैं, क्योंकि कोई भी व्यवस्था जो है आदमी के लिए पूर्ण नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सेप्टिसिज्म ये है कि आप उस पर संशय जरूर कर लें, किसी भी सत्य को अपनाने से पहले आप उस पर क्वेश्चन मार्क जरूर लगा लें, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो कल आपको उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो ये तो उत्तराधिकतावाद है। लेकिन अब इसकी बहुत सीमाएं हैं और इसकी कुछ लोगों ने आज आलोचनाएं भी की हैं। एक तो इसे बताया है कि ये एक असीमित अराजकताकारी या एनार्किस्ट थ्योरी है। एनार्किस्ट का मतलब ये होता है कि भाई आप जहाँ भी जाएंगे आपको कोई तो व्यवस्था बनानी होगी, और कोई व्यवस्था बनानी होगी तो आपको उस चीज़ अपनी सुविधा के लिए भी कोई व्यवस्था चाहिए। आप परिवार का विरोध कर रहे हैं, आप समूह का विरोध कर रहे हैं, आप राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं, आप राज्य का विरोध कर रहे हैं, तो फिर आप हैं किस पे? क्योंकि विचारधारा भी बदलती हैं, आप विचारधारा का भी विरोध कर रहे हैं, तो कोई तो ऐसी आइडियोलॉजी आएगी जिस पे आदमी जो है वो सहमत हो सके। तो इन्होंने असहमति बहुत, देखिए इनका सबसे बड़ा कीवर्ड ही असहमति है कि आप असहमत रहते हैं तो आप जो हैं उसके कारण शोषण के शिकार होते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि असहमत रहकर भी तो सहमत नहीं हुआ जा सकता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इस मामले में वो चुप्पी साध जाते हैं और विचारधाराओं का भी अंत है। अब ये बात सही है कि विचारधाराएं नई पुरानी हो सकती हैं और आउटडेटेड हो सकती हैं, कोई विचारधारा लंबे समय तक बिल्कुल नहीं चलती, ये भी साफ है। लेकिन प्रत्येक टाइम में, प्रत्येक समय पे, प्रत्येक जगह पर कहीं पर तो आपको किसी विचारधारा को भले ही कुछ साल के लिए लाना पड़ेगा, क्योंकि हम बिना विचारधारा के, बिना विचार के, बिना रेशनलिटी के एक दिन नहीं रह सकते, एक पल नहीं रह सकते। इसलिए अब ये इन्होंने उत्तर आधुनिकतावादियों ने व्यवस्थाओं का खंडन तो कर दिया, क्योंकि उनकी बात भी ठीक है कि सारी व्यवस्थाएं अल्टीमेटली क्या हुआ, शोषण करती हैं या फिर आदमी के उसको दबा के रखती हैं मानसिक स्तर को। लेकिन उन्होंने किसी भी चीज़ का जो है वो एक तरह से सॉल्यूशन नहीं बताया कि ये विचारधारा अब कामयाब है या इसका सॉल्यूशन क्या करें। तो इतना ही है इसमें, और बाकी ये टॉपिक इंटरेस्टेड बहुत है, इसे आप अच्छी तरह से वैसे भी पढ़िए और एग्ज़ाम के लिए तैयारी करिए। और इंडियन हिस्टोरियोग्राफी का शायद मेरा नेक्स्ट लेसन है, सॉरी लास्ट जो है मेरा लेक्चर है। अब जो है हिस्टोरियोग्राफी का पेपर आपका पूरा हो चुका है। अब हम मॉडर्न हिस्ट्री लेके चलेंगे, जिसमें कि कोई सा पार्ट उठाएंगे उसका, और मैं लेक्चर डालता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।